वेलकम फ्रेंड। युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का मैं अमरविंद स्वागत करता हूं। करंट अफेयर से संबंधित जो सीरीज चल रहा है तो आज 28 मार्च है। आज के दिन भर के जो महत्वपूर्ण करंट रहे हैं उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे कि कौन सा करंट आप लोगों के लिए एग्ज़ाम ओरिएंट है। उस पर विस्तृत चर्चा करते हुए संभावित प्रश्न जो 5 यहाँ पर क्रिएट किए जाते हैं वो प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम में शामिल किया जा सकता है उन प्रश्नों के रूप में। तो इस करंट को हम लोग आगे देखते हैं। तो आज के टॉपिक में आज के करंट में कौन कौन सा टॉपिक कवर किया गया है तो उसे हम लोग पहले देख लेते हैं। COP4 मिनीमाता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। भारतीय स्पेस संबंधित चर्चा हम लोग देखेंगे कि मिनीमाता सम्मेलन है क्या, ये COP4 क्या होता है और ये मिनीमाता क्यों इतना इम्पोर्टेंट है हमारे सिस्टम में, पर्यावरण की दृष्टि से मिनीमाता सम्मेलन क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो सारी चीज़ों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही साथ भारत अटलांटिका और अटलांटिक विधेयक 2022 से अटलांटिका विधेयक 2022 को का ड्राफ्ट मंजूर किया है, उसे पारित किया है, तो इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम लोग आगे देखेंगे भारत भाग्य विधाता मेला मेगा लाल किला जो महोत्सव है उसका शुभारंभ किया गया है। वो कब तक चलेगा, यह क्यों महत्वपूर्ण है, ये इससे प्रश्न किस रूप से पूछे जाते हैं, विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। साथ ही साथ विश्व रंगमंच दिवस 2022 का आयोजन किया गया तो वो क्यों महत्वपूर्ण है, यह किस रूप से इसे प्रश्न शामिल किया, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही साथ लास्ट टॉपिक जो आज का रहेगा, IIT खड़गपुर ने पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन किया है और इस सभी करंट से जो 5 प्रश्न संभावित होंगे उस पर लास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसका आप लोग उत्तर देते हैं। कुछ स्टूडेंट जो एक्टिव स्टूडेंट है वो दे रहे हैं, तो कृपया कर आप सारे स्टूडेंट जो भी सबसे पहले चैनल में जुड़े हैं, चैनल सभी देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं हमारा, तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और जो हमारे पुराने व्यूअर हैं, लिसनर हैं, चैनल को शेयर भी किया कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके। हम नए नए रूप से आप लोगों के सामने आ रहे हैं ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम ओरिएंट टू दी पॉइंट बात की जा सके, जहां से अधिक प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में कैरी कर सके और उस एग्ज़ाम को आप लोग इजी वे में उसके प्रश्नों को सॉल्व कर सके। तो इसी उद्देश्य से हम लोग आगे नए नए प्रयास कर रहे हैं और भी 2-4 प्रयास हमारे द्वारा प्रारंभ किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, ध्यान में है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को किस रूप से आप लोगों को इस फॉर्मेट पर अवेलेबल हूँ, तो उसे मेरे बारे में मेरे बारे में रिज्यूम आप लोग देख सकते हैं। मैं पोस्ट ग्रेजुएट किया हूँ हिस्ट्री ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। साथ ही साथ 6 ईयर का एक्सपीरियंस है मुझे ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस दोनों जगह। तो इस सारे एक्सपीरियंस को होल्ड करते हुए मैं आप लोगों के सामने हूँ। साथ ही साथ अपेयर में 3 टाइम इंटरव्यू अपेयर किया हूँ। तो मैं अपने अध्ययन और अध्यापन के दौरान क्या गेन किया हूँ, इस ऑथेंटिसिटी के साथ मैं आप लोगों के सामने हूँ। टू दी पॉइंट कौन से टॉपिक को आप लोगों को कवर करना है, साथ ही साथ एग्ज़ाम ओरिएंट कौन से टॉपिक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, तो ये सब चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस होल्ड आप लोगों के सामने लाऊंगा। साथ ही साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरे द्वारा लिया जाता है और जो लोक प्रशासन जिसे हिंदी में कहते हैं ऑप्शनल पेपर जिनका होता है, इस प्लेटफॉर्म पर मेरे द्वारा क्रिएट लिया जाएगा, सारे उसके जो डॉट्स होते हैं क्लियर किए जाएंगे। साथ ही साथ जीएस पेपर मॉडर्न हिस्ट्री मेरे द्वारा लिया जाएगा। पॉलिटी आईआर जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप होता है जीएस के मेंस के जीएस पार्ट में। साथ ही साथ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन एनालिसिस सीरीज चल रहा है वो मेरे द्वारा ही लिया जाएगा और प्रिंस सर अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए करंट का जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो मैं ही ले रहा हूँ। जल्दी वो इस प्लेटफॉर्म पर जल्दी पुनः कार्य अपना प्रारंभ करेंगे। इसके साथ साथ इन सभी को के साथ साथ मुझे 10,000 से अधिक प्रश्न क्रिएट करने का यूपीएससी और प्लस पीसीएस स्तर के पीटी प्रश्नों का ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करने का एक्सपीरियंस है। प्रश्नों को क्रिएट करने का इस प्रकार के एक्सपीरियंस मैं अपने साथ होल्ड करता हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि मैं किस रूप से आप लोगों को टू दी पॉइंट एग्ज़ाम ओरिएंट चीज़ों को सर्व करूँ ताकि आप लोग बेहतर तरीके से काम कर सके। और ज़्यादा चीज़ों को नहीं पढ़नी है, पर जितना पढ़ना वो सारगर्भित और संक्षिप्त रूप से हो कि वो एग्ज़ाम तक कैरी कर जाए। अगर आप लोग ये कर लेते हैं तो आपका पीटी मेंस किसी भी रूप से नहीं रुकेगा, आप लोग इस रूप से आगे बढ़िए। चलिए, युक्ति आई से जुड़ने का बहुत सा साधन है, इसमें आप लोग गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ताकि आप ऐप डाउनलोड करने के लिए आप लोग सबसे पहले गूगल से आप लोग ऐप डाउनलोड कीजिए। इस प्रकार का लोगो आप लोगों को मिलेगा और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है जिसे फिल कर कर आप इससे जुड़ जाइएगा। जो भी प्लेटफॉर्म पर
अवेलेबल है, तो आप उसे उसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर जुड़िएगा तो इस प्लेटफॉर्म पर आप लोग को टेस्ट अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। यूपीएससी स्टेट पीसीएस, देखिए सारे स्टेट पीसीएस का यहाँ पीटी प्लस मेंस टेस्ट अवेलेबल कराया जा रहा है धीरे धीरे। और साथ ही साथ ऑल गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का, दोनों का जो भी एग्ज़ाम क्रिएट किया जाता है, जिसमें एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएसआई, एफसीआई, डीआरडीओ, आईबी, एयरफोर्स और भी बहुत से यहाँ एग्ज़ाम हैं, आप विजिट करके देख सकते हैं। उसका आपको हिंदी और इंग्लिश में आपको टेस्ट अवेलेबल होगा और बहुत ही लो फीस में, प्राइस में, जैसे 399 आपको 2000 टेस्ट अवेलेबल कराए गए हैं ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। अगर एसएससी की बात की जाए तो 199 में आपको 500 टेस्ट अवेलेबल है। इसी तरह बैंकिंग में 199 पर आपको 500 टेस्ट अवेलेबल कराए गए हैं। रेलवे में भी 199 में आपको 500 टेस्ट अवेलेबल, जिसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं, आप वीडियो देख सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, उसकी क्वालिटी को पहले परखिए तब जाके आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.yuktiis.in। और हमारा टैगलाइन है अभी नहीं तो कभी नहीं, अपना मोबाइल अपना कोचिंग। तो अपने मोबाइल को अपना कोचिंग बनाइए अभी जल्द ही। तो इन सब चीज़ों से आगे बढ़ते जाइए। तथा ये आपको टेलीग्राम का बार स्कैनर है, बार स्कैनर, इसको स्कैन कीजिए आपके गूगल स्कैनर से और हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, जहाँ मेगा क्विज चलाया जा रहा है 10,000 प्रश्नों का। जो मेरे द्वारा क्रिएट किया गया प्रश्न, आपको 10,000 जो एक्सपीरियंस में बताया, उन प्रश्नों का संग्रह आपको यहाँ पर मिलेगा, जो आप लोगों को एग्ज़ाम ओरिएंट है, टू द पॉइंट है, जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में वो देखने को मिलेंगे। इसलिए आप उसे ज़रूर इस क्विज में शामिल होइए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यूपीएससी का सीरीज चल रहा है, तो आप लोग इससे जुड़ सकते हैं ताकि बहुत से चीज़ों को देख सके। 51 टेस्ट है जिसका फ़ी मात्र 1500 रखा गया है और यह हिंदी इंग्लिश दोनों एस्पिरेंट के लिए है, तो आप जो भी इच्छुक स्टूडेंट है जुड़ सकते हैं। यूपी पीसीएस का भी चल रहा है, सीरीज चल रहा है, टेस्ट चल रहा है, तो जो भी इच्छुक स्टूडेंट है तो आपको 299 यहाँ पर लगेगा फ़ी मात्र, जिसमें आप लोग 21 टेस्ट दे सकते हैं और सारे टेस्ट आप लोग देख सकते हैं किस रूप से है। तो आप लोग जरूर हिंदी और इंग्लिश दोनों एस्पिरेंट आप जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट बीपीएससी का भी सीरीज चल रहा है, तो बीपीएससी का रनिंग हाफ हो चुका है। एग्ज़ाम का डेट आज ही चेंज हुआ है, एक दिन बढ़ गया है फिर से। जब तक आप लोगों को एग्ज़ाम बीपीएससी फाइनल एडमिट कार्ड नहीं देती है, तब तक आप किसी भी भ्रम में नहीं रहिएगा। तब तक तैयारी अपना किसी भी रूप से डिले नहीं करना है, थोड़ा सा लेजीपन नहीं लाना है, उसको उसी रूप से कंटिन्यू करते रहना, क्योंकि जो भी समय मिल रहा है वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। जो भी स्टूडेंट जिनका छूट गया है उनके लिए पॉजिटिव है। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप चीज़ों को करते रहिए और आगे जुड़ते हैं हमसे। ये टेस्ट अगर लेते हैं तो 199 में आपको टेस्ट अवेलेबल होगा, 21 टेस्ट, जिसमें सारे टेस्ट आप देख सकते हैं। तो जुड़ सकते हैं दोनों एस्पिरेंट के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों एस्पिरेंट के लिए, तो आप इसे देख सकते हैं। चलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोग को जीएस के पार्ट में। जो एक सेकेंड, जीएस का जो भी आप जीएस को भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें जीएस का जहां पार्ट पूछता है तो लूसेंट जो बुक है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। वहां से डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलते हैं, क्योंकि यह सार्वजनिक रूप से चीज़ों को संग्रह किया है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों एस्पिरेंट के लिए, हिंदी मीडियम एस्पिरेंट के लिए, इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट के लिए 600 से अधिक प्रश्नों का संग्रह किया गया है। टॉपिक वाइज यहाँ पर आप लोग को टेस्ट लिया जाएगा और टेस्ट कंटिन्यू है। मॉडर्न हिस्ट्री हो चुका है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी हो चुका है, अब नेक्स्ट जो होगा इंडियन ज्योग्राफी होगा। तो सारे टॉपिक आप लोग को कवर कर लेना है। इस पर आप लोगों को 600 से अधिक प्रश्न टॉपिक वाइज कवर किया गया, जिसका सिलेबस आप लोगों को जाके इसका सेगमेंट लूसेंट बूस्टर एमसीक्यू के सेगमेंट में जाइए, वहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है किस रूप से कौन सा डेट पर कौन सा एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग इसमें ज़रूर शामिल होइए और 100% इससे बाहर आपका जीएस का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन जो फॉर्मेशन है वो डायरेक्ट प्रश्न में वहाँ से उभर कर सामने आएंगे। इसका मात्र फी रखा गया 199, तो आप लोग जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं समसामयिकी 28 तारीख करंट अफेयर्स के बारे में। दोनों एस्पिरेंट के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों एस्पिरेंट के लिए है। मैं हिंदी वाला यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इंग्लिश वाले जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि दोनों फॉर्मेट सेम है। तो जो भी चीज़ें हैं देख सकते हैं। तो चलिए आज पहला टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक था इसलिए लास्ट डे का जो था इसे यहाँ पर शामिल कर लिया गया है, इसलिए इसे छूटना नहीं चाहिए था। हालांकि कल से आपको 10 बजे 9 से 10 के बीच में भी करंट अवेलेबल कराया जाएगा, तो अब हम उस पर भी चर्चा कर रहे हैं, बात चल रही है। तो कोप जो 4 था मिनी माता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह पार्टियों का सम्मेलन कोप 14
COP4 पर पारा पर आधारित मिनीमाता सम्मेलन है। भाग लेने वाले हितधारकों को जो है पारा के उत्पादन की सूची के विस्तार करने के लिए सहमति व्यक्त की है। यह एक पार्टियों का सम्मेलन है, कुछ सदस्यों का सम्मेलन है जिसे पार्टी सम्मेलन कहा जाता है। कोप, जैसे कोप हम लोग 14 पढ़ते हैं जलवायु परिवर्तन पर, उसी प्रकार मिनीमाता पर पार्टियों का सम्मेलन, जो इसको जिसने इस सम्मेलन के पार्टी बने हैं, इस मिनीमाता सम्मेलन का पार्टी बने हैं, तो उन्हीं का ये चौथा सम्मेलन था, जिसका आयोजन कहाँ किया गया। इसकी घोषणा नुसा दुआ बाली में की गई, जहां इंडोनेशिया द्वारा मिनीमाता कन्वेंशन के पक्षकारों को चौथे सम्मेलन की मेजबानी की गई है। इंडोनेशिया में ये की गई थी। नुसा दुआ आप लोग याद रखिएगा, ये पीटी में आप लोग को प्रश्न पूछ सकता है कहाँ पर इस बार मिनीमाता सम्मेलन आयोजित किया गया है। नुसा दुआ बाली इंडोनेशिया, ये तीनों में कोई नाम दे सकता है, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। मिनीमाता सम्मेलन आप लोग कन्वेंशन COP4 कहाँ गया, नुसा दुआ बाली और इंडोनेशिया। तो ये 4 चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है। यह सम्मेलन कब आयोजित किया गया, यह सम्मेलन आपको 21 से 25 मार्च 2022 को आयोजित किया गया। मार्च 21, 25, 2020 में आप लोग को आयोजित किया गया। हालांकि अब पिछले का न्यूज़ था पर इम्पोर्टेंट था, मिस हो गया था, इसे इसलिए आज के करंट में शामिल कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। इस पर COP4 सम्मेलन के महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है। तो क्या क्या किया, जैसे कन्वेंशन की प्रभावशीलता को मूल्यांकन करने की रूपरेखा एक तय की गई है, ताकि किस पर हम लोग काम कर सकें। मिनीमाता सम्मेलन किस रूप से आप लोगों को आगे सारे विश्व में जो पार्टी जिसके हैं वो किस रूप से अपने स्टेट में किस रूप से इसे एग्जीक्यूट करें, इस पर आप रूपरेखा तैयार किया गया है। साथ ही इस सम्मेलन में, बाली सम्मेलन जो इंडोनेशिया में हुआ है, इस सम्मेलन 9 निर्णय लिए गए हैं। तो प्रश्न यहाँ से पीटी में पूछ सकता है किन किन निर्णय से, महत्वपूर्ण निर्णयों को समझ में आपको दे देगा लिस्ट, उसमें आपको एक नहीं रहेगा, उस तरह प्रश्न पूछ सकता है। 9 डिसीजन लिया गया, जिसमें आपको राष्ट्रीय रिपोर्टिंग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, कारीगर एवं छोटे पैमाने पर सोने की खनन और तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण, पारा अवशिष्ट सीमा और पारा को छोड़ने पर कन्वेंशन शामिल किया गया, अर्थात पारा मरकरी से संबंधित है। तो ये निर्णय लिया गया है। जो इम्प्लीमेंटेशन है, नेशनल रिपोर्टिंग, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जो स्मॉल एंड स्केल गोल्ड माइनिंग और टेक्निकल जो एक्सटेंशन है, कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, मरकरी वेस्टेज लिमिट रिलीज ऑफ मरकरी, इससे संबंधित कार्य करना है। कुल मिलाकर यह बात की गई है कि किस रूप से हम लोग बेहतर सहयोग स्थापित करें जिससे मिनीमाता सम्मेलन सफल हो और जो लक्ष्य किया गया था उस पर हम लोग प्राप्त कर सके। ये जो चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का लक्ष्य किया गया था उसको हम प्राप्त कर सके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी परियोजनाओं, गतिविधियों, क्रियान्वयन तथा जेंडर को मुख्य धारा में लाने के प्रयास। जेंडर कहने मतलब हम लोग मेल और फीमेल दोनों की बात हो रही है। इसको मुख्य धारा को लाने का प्रयास करना है। जैव विविधता नुकसान और जलवायु परिवर्तन, अपशिष्ट और प्रदूषण से चुनौतियों से निपटने का भी निर्णय लिया गया। बेसिकली यह पर्यावरण से संबंधित मुद्दा है, क्योंकि पारा की अधिकता हो जाने से यह एक खतरनाक स्थिति को उत्पन्न करता है। पर्यावरण के स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य के लिए यह खतरा उत्पन्न होता है, इसलिए इस पर सम्मेलन की बात की गई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखिए मिनीमाता का उद्देश्य क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपको जीएस में देखने को मिलेगा। मिनीमाता कन्वेंशन का उद्देश्य क्या है। इस सम्मेलन का उद्देश्य पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के पारे की जारी करने की मानव जनित उत्सर्जन को बचाना है। जो हम लोग अन्न उत्सर्जन जो करते हैं, जिस प्रकार ये कोई कंट्रोल नहीं होता, प्रत्येक स्टेट अपने अपने तरीके से इसका उत्सर्जन कर रहा और बेस्ट तरीके से इसका जो समापन किया जाना चाहिए वो नहीं हो पाता। इसलिए इन्वायरमेंट और हेल्दी ह्यूमन हेल्थ के लिए ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि इसके लिए कार्य कर सके और इस रूप से हम लोग काम करना है। तो इसके लिए क्या किया है, पारा युक्त उत्पादों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की घोषणा की गई है। तो जो चरणबद्ध तरीके से आपको यहाँ पर समाप्त करने की इसमें संकल्प जाहिर किया गया। इस सम्मेलन में पारा युक्त उत्पादों जैसे कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैंप, याद रखिएगा यह प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। मिनीमाता कन्वेंशन का जो उपयोग होता है किन किन क्षेत्रों में होता है, तो ये आप लोगों को लिस्ट दे देगा, उसमें संबंधित पारा का उपयोग की बात की जाएगी। तो कहाँ कहाँ किया जाता है पारा का उपयोग, जो बहुत ही हानिकारक स्थिति को जन्म देता है। तो इसमें कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैंप है। नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप,
पेपर, फोटोग्राफ फिल्म होता है, उसमें भी पारा का उपयोग होता है नाम मात्र का, जिसमें उपग्रहों के लिए प्रणोदक के रूप में भी पारा उपयोग किया जाता है। चरणबद्ध तरीके से सूचीबद्ध किया गया है। तो यह मिनीमाता कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य था। इस रूप से जो उपयोग किया जा रहा है पारा, और उससे रिड्यूस जो हो रही है पर्यावरण में, उसका साइड इफेक्ट जो आ रहा है, मानव स्वास्थ्य पर साइड इफेक्ट आ रहा है, तो उसको कंट्रोल करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है बाली घोषणा जो था। बाली घोषणा क्या था? मिनीमाता से संबंधित बाली घोषणा जो है, मेजबान राष्ट्र द्वारा बाली डिक्लेरेशन ऑफ कॉम्बेटिंग ग्लोबल जो इलीगल ट्रेड एंड मरकरी है को प्रस्तुत किया गया है। तो आपको ये टॉपिक प्रश्न पूछ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है कि मेजबान राष्ट्र जो बाली घोषणा है वो किसको प्रस्तुत किया है, किस डिक्लेरेशन को प्रस्तुत किया। तो यही डिक्लेरेशन आपको प्रस्तुत किया है, बाली डिक्लेरेशन को संबंधित, इससे संबंधित आप लोग को टॉपिक को कवर कर लेना, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। यह क्या होगा? गैर बाध्यकारी प्रकृति की इस राजनीतिक घोषणा का उद्देश्य अवैध। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है ये गैर बाध्यकारी है। तो यह प्रश्न आपको पूछ सकता है, मिनीमाता सम्मेलन गैर बाध्यकारी है या बाध्यकारी है? तो यह आपको इस रूप से प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट है मिनीमाता रोग क्या है? तो मिथाइल मरकरी विषाक्तता के कारण होने वाला एक विकार है, जिसे पहली बार कहाँ देखा गया? जापान के मिनीमाता खाड़ी में के निवासियों में पाया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ मरकरीय पारा, अर्थात जो मरकरी हम इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में पारा, संबंधित औद्योगिक कचरे से दूषित मछलियों के खाने के कारण यह पूरे क्षेत्र में फैल गया था। और वहीं सबसे पहले आपको इस औद्योगिक उत्पादन से जो विषाक्तता उत्पन्न होती है मानव स्वास्थ्य के लिए, जलीय स्वास्थ्य के लिए, तो वहाँ से यह कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ और वो बाद में आके मिनीमाता कन्वेंशन बना। देखिए यह मिनीमाता कन्वेंशन, इसी से संबंधित बाली का जो सम्मेलन था उससे संबंधित कुछ पोस्टर है, उसे देख लीजिए। कोफोर इंडोनेशिया मेक मरकरी हिस्ट्री, इसका शीर्षक है मिनीमाता कन्वेंशन ऑफ द मरकरी। आपको इससे संबंधित क्या है? तो आप लोग को फोर्थ मीटिंग ऑफ द कन्वेंशन ऑफ द पार्टीज द मिनीमाता कन्वेंशन ऑफ मरकरी 21 से 25 मार्च तक 2022, बाली इंडोनेशिया। तो बाली का किस शहर में भी हुआ, वो भी प्रश्न पूछ सकता है। यहाँ पर देखिए जापान का मिनीमाता है, तो प्रश्न जब मिनीमाता से पूछेगा तो ये भी पूछ सकता है मिनीमाता कहाँ पर स्थित है। तो आपको ये प्रश्न ध्यान में रखना है। मिनीमाता आपको जो जापान का सबसे दक्षिणी छोर है, ये आपको याद रखना है। मिनीमाता आपको यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। देखिए यहीं औद्योगिक था, इस उद्योग के कारण इसमें आया, और यहीं से आप लोगों को मछली यहाँ पर जो सी था, चिराणुकी सी था, वहाँ पर आपको इससे संबंधित मिनीमाता बे में आपको इस सब आसपास के जो जल स्रोत थे वहाँ से मछली, जो इस पे आसपास के निवास करने वाले जो लोग थे, अत्यधिक रिड्यूस हो गया था मरकरी पारा औद्योगिक उत्पादन के दौरान। तो मछलियों के वो भोजन के रूप में, उन जल दूषित भोजनों के रूप में वो जब मछली को खाया गया तो उससे संबंधित आपको यहाँ पर बीमारी उत्पन्न हुई थी और बहुत से लोगों की जान गई थी। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है मिनीमाता। दूसरे टॉपिक हम लोग बात करते हैं अब है। तो पहले टॉपिक से कुल मिला के 1 2 प्रश्न 3 प्रश्न बनते हैं जो आप लोगों को देखना चाहिए। आप लोगों को यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है? और भारतीय अटलांटिका विधेयक 2022 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अटलांटिका में भारत के अनुसंधान गतिविधियों के लिए एक नियामक ढांचा प्रदान करने के लिए महाद्वीपीय पर्यावरण रक्षा भारत के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मसौदा या ड्राफ्ट कानून को मंजूरी दी गई है। हाल ही में मंजूरी दी गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे अंटार्कटिका से संबंधित जो बेस स्टेशन से संबंधित 2-3 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इस पर संशोधन जब आया है, ड्राफ्ट आया है, तो यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ड्राफ्ट क्रिएट हो चुका है, तो ये प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो इस पर याद रखिए, इससे संबंधित कुछ बातें हैं। जैसे नोट आप लोग को याद रखना है, क्या बिल से वर्ष 1982 याद रखिएगा, अटलांटिक समुद्री जीव संसाधन संरक्षण पर कन्वेंशन, और वर्ष 1959 में अटलांटिक संधि, और वर्ष 1998 में अंटार्कटिक के लिए पर्यावरण संरक्षण प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्र के दायित्व को पूरा करने में मदद की उम्मीद है। तो 3 यहाँ पर आपको चीज़ें याद रखनी है। एक 1982 का जो अटलांटिक समुद्री जीवी संसाधन संरक्षण बिल था, द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन एंड अंटार्कटिक मेरीन लिविंग रिसोर्स, एंड 1959 का अटलांटिक संधि आप लोग को याद रखना, अटलांटिक ट्रीटी। और नेक्स्ट है 1998 का प्रोटोकॉल एंड ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फॉर द अटलांटिक। ये 3
एक्ट आप लोग को याद रखना है। ये प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि अटलांटिका विधेयक 2022 में किसके संदर्भ में कार्य करेगा, या कौन कौन से प्रोटोकॉल है या कन्वेंशन है जो भारतीय अटलांटिका विधेयक 2022 से संबंधित है। भारत अपने अटलांटिक कार्यक्रम अर्थात 1981 से यह प्रारंभ हुआ है। अब तक लगभग 40 वैज्ञानिक अभियानों को यह पूरा कर चुका है विभिन्न समय अंतराल के दौरान। टोटल 40 जो साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन है वो कर चुका है यहाँ पर। तो ये आपको प्रश्न में पूछ सकता है कि यह कितने अब तक भारत ने इससे संबंधित वैज्ञानिक अभियान किया है। तो 40। भारत के ने महाद्वीप पर 3 अर्थात अटलांटिक महाद्वीप पर 3 बेस बनाए हैं, जिसमें अटलांटिका में भारत के बेस स्टेशन कौन कौन है। अटलांटिका में 2 पूरी तरह से काम करने वाले बेस स्टेशन कौन कौन है, जिसमें मैत्री आपको एक है। मैत्री कब गया था, 1988 में स्थापित किया गया था, और भारती 2012 में स्थापित किया गया था। तो ये दोनों तो प्रश्न आपको पूछा भी गया, बीपीएससी में पूछा गया, यूपी पीसीएस में भी, आपको एमपी में भी, सारे जगह ये प्रश्न पूछा गया है। भारती कब है, मैत्री कब है, आपको यह ध्यान में रखना है। दक्षिणी गंगोत्री नाम का एक अन्य बेस था जो वर्ष 1983 में आपको यह 83 में स्थापित किया, लेकिन वर्तमान में कार्यात्मक रूप से नहीं कार्य कर रहा है, अर्थात यह समाप्त हो चुका है। उसके जगह पर 2 और काम कर रहे हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यह प्रश्न आपको यहाँ से पूछा जाएगा, कौन सा कार्यरत है, कौन सा कार्य नहीं है। तो दक्षिण हाल ही में बहुत जब ड्राफ्ट आया और एक और भी बेस बनाने की चर्चा की गई है, तो जब पब्लिक होगा तो वो जल्द ही उसको भी प्रश्न में शामिल किया जाएगा। देखिए यहाँ से आप लोगों को 2-3 प्रश्न आपको पूछ सकता है ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब ये चर्चा में है। तो आपको कोऑर्डिनेट सब्जेक्ट के रूप में ये प्रश्न पूछ सकता है कि अटलांटिक जो साउथ पोल है, साउथ पोल से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ सकता है। जैसे आप लोगों को कुछ सी का याद रखना है, आपको रोज सी कहाँ पर है, आपको अबाउट आइस सी सेल्फ कहाँ पर है, आपको ये सब प्रश्न ध्यान में रखना है। इसलिए इस डायग्राम को मैंने दे दिया है कि आप लोग इससे संबंधित कुछ प्रश्न को यहाँ पर ध्यान रखना। विजन मासिव कहाँ पर है, किस छोर पर है, कहाँ से संबंधित है। तो अटलांटिक है क्या, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट बिंदु या वेस्ट बिंदु कहाँ पर है। तो ये सबसे प्रश्न पूछ सकता है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये देखिए ध्यान रखिएगा। प्रश्न किसी रूप से भी क्रिएट हो सकता है, बस ध्यान रखना है कि प्रश्न कहाँ से आप लोग को पूछने की संभावना है। तो उन सारे डायग्राम को आप लोगों को याद रखना है। तो डेविस सी कहाँ पर, देखिए प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। डेविस सी कब आया, डेविस सी के संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए इंडियन जो ओशन है और नॉर्थ साउथ पोल है, उसके बीच में आपको डेविस सी मिलता है। तो यह देखिए सभी रूप से आप लोगों को याद रखना है। तो ये आप लोगों को प्रश्न किस रूप से पूछेगा, इसके लिए तैयार रहना है। तो देखिए आप लोग इस मैप को अच्छे से डिलीट करके कुछ पॉइंट को मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तीसरा टॉपिक है भारत भाग्य विधाता मेला लाल किला महोत्सव। यह आयोजन प्रारंभ किया गया, जो 10 दिवसीय मेगा कार्यक्रम है, जो केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा दिल्ली के लाल किला में इस महोत्सव का उद्घाटन किया गया। तो प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में बताइए, स्मृति ईरानी इस मंत्रालय के अतिरिक्त कौन सा और भी मंत्रालय साथ में वहन करती है, या इससे पहले कौन से मंत्रालय में इनका कार्य था। तो ये जरूर आप लोग बताइए हमें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण। स्मृति ईरानी एक बहुत ही जो वक्ता बहुत अच्छी हैं, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रतिनिधित्व कर रही है, इनका आप जरूर सुनिएगा। बहुत जगह आप लोगों को महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में वक्ता के रूप में कैसे प्रस्तुत होना है, या स्मृति ईरानी के वचनों से, जैसे इससे पूर्व आपको जो दिवंगत नेता थी हमारी, तो उनमें झलक नज़र देखने को मिलती है कि स्पष्ट और जो वक्ता होना चाहिए किस रूप से होना चाहिए, निडर किसी बात को रखने के लिए डाटा और फैक्ट किस रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये इनके आप लोग जाके ज़रूर इनका कुछ प्रोग्राम के जो कुछ बातें हैं तो ज़रूर सुननी चाहिए। आपको यह याद रखना है, ये कहाँ स्टार्ट हुआ, रेड फोर्ट फेस्टिवल, भारत भाग्य विधाता
इस रेड फोर्ट दिल्ली में प्रारंभ हुआ। यह आयोजन 25 मार्च से 3 अप्रैल तक लाल किला महोत्सव भारत भाग विधाता मनाया गया। ये कब से कब तक मनाया जाएगा? तो 25 मार्च से 3 अप्रैल तक। तो ध्यान रखिएगा 10 दिवसीय कार्यक्रम है, तो यह बहुत ज़रूरी हो जाता है। सेलिब्रेट ऑन 25 मार्च एंड 3 अप्रैल। लाल किला उत्सव का आयोजन केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय, याद रखिएगा कौन सा मंत्रालय इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो ये प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। जो आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो अभी हाल 75 आज़ादी का हैशटैग 75 आज़ादी का @ 75 आज़ादी का उत्सव मनाया जा रहा है, तो यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि यह कौन सा मंत्रालय कर रहा है। मंत्रालय इस आयोजन को आयोजित करने के लिए डालमिया भारत समूह, तो याद रखिएगा ये भी प्रश्न पूछ सकता है DBG किस समूह के साथ सहयोग किया है, क्योंकि DBG लाल किले को अपने स्मारक मित्र के रूप में अपनाया है, अर्थात उसे जो भी उसका रख रखाव है वर्तमान रूप से वो DBG अर्थात डालमिया भारत समूह के द्वारा ही किया जा रहा है। नेक्स्ट है, यह त्यौहार भारत के प्रत्येक हिस्से में विरासत, संस्कृति, विविधता जश्न मनाया जा रहा है। तो सेम आपको द फेस्टिवल विल सेलिब्रेट इन हेरिटेज कल्चर एंड डाइवर्सिटी इन इस पार्ट ऑफ इंडिया। तो विरासत, संस्कृति और विविधता के रूप में मनाया जाएगा। यह कार्यक्रम अभूतपूर्व तरीके से परंपराओं और संस्कृतियों को उजागर करेगा, इसलिए यह हाईलाइट कर रहा है क्या? हमारे परंपराओं और संस्कृतियों को। तो ये भी आपको इस रूप से देखने को मिलेगा। और इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत केंद्रित मूल्यों को परिचित कराना और विश्व के स्तर पर प्रासंगिक हो सके ऐसे कॉन्सेप्ट को डेवलप करना इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ 2-3 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, कब से कब तक यह आयोजन कराया जाएगा, किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, सहयोगी पार्टनर कौन है, यह भी प्रश्न पूछ सकता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है विश्व रंगमंच दिवस। यह कल का ही प्रश्न था, कल संडे था इसलिए इसे शामिल नहीं किया गया, तो आज इसे शामिल कर लिया गया। यह महत्वपूर्ण है, PT ओरिएंट टॉपिक है, इसे जरूर कवर कर सकता है। 1-2 प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा। विश्व जो वर्ल्ड थिएटर डे है वो 27 मार्च को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, वर्ल्ड थिएटर डे। यह अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्था इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ITI के द्वारा मनाया जाता है, अपने केंद्रों के माध्यम प्रचारित और प्रसारित किया जाता है। यह विश्व के रंगमंच थिएटर समुदायों को समर्पित करता है और यह समूह युवाओं, आने वाली पीढ़ी, उभरते कलाकारों पर केंद्रित है। यह विषय हाल के दिनों में ITI का एक केंद्र बिंदु रहा है, तो यहाँ से आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना। IIT इस 60 वर्षीय जो का फेलोशिप कार्यक्रम है के माध्यम से अपने पीढ़ी के कलाकारों और पेशेवर विचारों को आदान प्रदान, खुद के दुनिया को सामने में एक मंच प्रस्तुत करना है, अर्थात क्या करना है? पॉसिबिलिटी क्रिएट करना है, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है। जो हमारे जो इस 60 वर्षीय ITI फेलोशिप कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, जो ये ITI है जो इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट है, वो इस फेलोशिप के रूप में काम करता है। इतिहास क्या है? यह सबसे महत्वपूर्ण है। इस दिन शुरुआत ITI के द्वारा किया गया था जून 1961 को। वर्ल्ड थिएटर डे जो प्रस्ताव था बाद में वियना में हुई, जो ITI के 9वें विश्व कांग्रेस में आपको यहाँ प्रश्न पूछ सकता है। 9th विश्व कांग्रेस के ITI के फिनिश सेंटर में इसका एक विश्व रंगमंच की स्थापना की गई थी। तो यहीं से प्रारंभ हो जाता है आपको विश्व रंगमंच थिएटर दिवस। वर्ष 1962 को 27 मार्च को विश्व भर में इसका केंद्र के सहायक यह विश्व संघ जो थिएटर दिवस मनाने का प्रारंभ कर दिया गया। तो प्रस्ताव 1961 में आया, 62 से मनाना शुरू हुआ। तो प्रश्न पूछ सकता है यह कब से प्रारंभ किया गया है? तो यह 1962 से। इस वर्ष इसका 60वां वर्ष है, तो आपको इस रूप से प्रश्न पूछ सकता है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है, इन सब टॉपिक को इसी रूप से कवर करना। देखिए यह सबसे महत्वपूर्ण आज के करंट में आप लोग को देखने को मिलेगा। भारत की एक परम उपलब्धि आई है, जैसे IIT खड़गपुर ने पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन किया है, जो कहाँ हुआ है? नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत IIT खड़गपुर, याद रखिएगा किस मिशन के तहत? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत पेटा स्केल पर सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त पहल से हुआ है। तो यह ध्यान रखिएगा कौन कौन से मंत्रालय काम कर रहे हैं, यहाँ पर विभाग कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ मंत्रालय न कार्य कर, विभाग काम कर रहा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए थोड़ा सा, एक मंत्रालय और विभाग में क्या अंतर होता है।
आप लोग को इतना बेसिक चीज़ें आप लोग को पता होना चाहिए कि मंत्रालय और विभाग में क्या अंतर होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि आप लोगों को इन सब कॉन्सेप्ट भी साथ में पता होता रहे, क्यों विभाग किसी चीज़ को काम कर रहा है, मंत्रालय क्या दायित्व रहता है उसके प्रति। तो इस रूप से आप लोगों को समझने में आसान हो। तो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST के द्वारा संयुक्त रूप से यह कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट है, इस राष्ट्रीय कंप्यूटिंग जो सुविधा केंद्र का लोकार्पण कब किया गया? 27 मार्च 2022 को, जो पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल जो जगदीप धनखड़ के द्वारा ने किया है। इसको राष्ट्र को समर्पित किया। यह भी आपको प्रश्न पूछ सकता है कि इनके द्वारा किया गया। तो जगदीप धनखड़ राज्यपाल वहाँ के हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वेस्ट बंगाल की कौन अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और वो कितने क्रम की मुख्यमंत्री, ये भी बताइए। आपको प्रश्न पूछ सकता है। हाल ही में वीरभूम घटना हुआ है तो चर्चा में जरूर रहा है आप लोगों का यह वेस्ट बंगाल। तो प्रश्न इस रूप से भी पूछा जा सकता है। नेशनल आप लोगों को याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। क्या? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है NSM जो है NSM, वो क्या है, लक्ष्य क्या उसका है? तो यह भी प्रश्न आपको, व्हाट इज द गोल ऑफ द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन SM का क्या गोल है, लक्ष्य क्या है? यह भी आपको प्रश्न इससे पूछ सकता है। तो क्या है? वर्ष 2015 में 7 वर्ष की अवधि के लिए, ध्यान रखिए कितने अवधि के लिए? 7 ईयर्स अवधि के लिए आपको वर्ष 2015 से 22 के लिए, 2015 से 22 के लिए लगभग 45,000 करोड़, याद रखिए ना, सॉरी 4500 करोड़, यहाँ 45,000 मिस हो जाता है, ह्यूमन एरर है। 4500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की घोषणा की गई। कितना? 4,500 करोड़ रुपए के लागत से यह मिशन शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 2015 था, तो 2015 में। कब? मार्च 2015 में। इसकी कार्यकाल क्या, अवधि क्या है, पीरियड क्या है? 15 से लेकर 22, तो इस साल इसका लास्ट है। तो यहाँ से प्रश्न जरूर पूछेगा इस बार एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। इस मिशन के तहत 70 से अधिक आपको उच्च प्रदर्शन वाले सुपर कंप्यूटर के माध्यम से एक विशाल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड को स्थापित कर देश भर में राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों और रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्थानों को सशक्त बनाने की परिकल्पना है। तो इस मिशन के तहत कितने कंप्यूटर का, सुपर कंप्यूटर का निर्माण करने का लक्ष्य है? तो 70 टोटल, याद रखिएगा। 70 हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर की बात की गई है, जिससे डिजिटल इंडिया, मेक इंडिया के दृष्टि को समर्थन मिलता है। और इसलिए है, इस प्रकार का जब कार्य होगा, हम विश्व में सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में आगे आएंगे, तो और भी हमारे का डाटा एनालिसिस और सेवाओं को प्रोवाइड करने की जो गति है वो बढ़ेगी। और इससे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया के प्लेटफॉर्म जो हम कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं वो और भी सशक्त होगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं और भी आप लोग याद रखना कुछ बातें, हालांकि इसके बारे में है। जो राष्ट्रीय मिशन है, अति मूल्य संवर्धित सुपर कंप्यूटर आधारित अनुसंधान के कुछ बड़े क्षेत्र की पहचान की गई है, जिनमें कंप्यूटेशन, फ्लूइड डायनेमिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे हम लोग सभी लोग कहते हैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, बिग डाटा एनालिटिक, जलवायु परिवर्तन और डिजिटल अर्थ, कम्युनिकेशनल बायोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी एवं सुरक्षा, स्मार्ट अवसंरचना, सहवनीय शहर आदि शामिल है। यह कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया राष्ट्रीय मिशन जो सुपर कंप्यूटर के लिए, वो आपको लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके अतिरिक्त नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है, उसके तहत आप लोगों को क्या करना यहाँ पर प्राप्त होगा? एप्लीकेशन डेवलप करना है जो अनुसंधान परियोजनाओं को प्रयोजित करेगा। इसमें IIT एवं अन्य भारतीय संस्थानों और उद्योग अनुसंधानकर्ताओं को संलग्न किया गया। तो आपको 2-4 चीज़ें याद रखनी है इसमें कुल मिलाकर, कि 70 कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर को डेवलप करना है। कितना? 70 सुपर कंप्यूटर को। दूसरा, इसका लक्ष्य 2015 से 22 तक है, अवधि 7 वर्ष के लिए है। कुल आपको राशि इसका 4500 करोड़ रुपया है। और यह उसी के क्रम में परम आपको जो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, उसको उपलब्धि हासिल की गई। देखिए यही है आपको परम कंप्यूटर। देखिए परम कंप्यूटर आपको है, इसमें आपको PIB के द्वारा रिलीज किया गया, प्राउड मूवमेंट द इंडिया। क्या है? परम शक्ति, इंडिया द न्यू पावरफुल, जो पेटा स्केल्स सुपर कंप्यूटर किया गया है लॉन्च। इसके संदर्भ में कुछ बातें की गई है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। तो पेटा कंप्यूटर
के संदर्भ में कुछ न्यूज आप लोगों को मिल सकता है, एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न देखिए और आंसर फटाफट दीजिए। जिन्हें जैसे ही आप लोग इसे इंड कीजिएगा, प्रश्न ओपन होता है, पढ़िए, उसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं ताकि एक्टिव मोड में आप लोग काम कर सके। देखिए यही सब प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसलिए आप लोग इसे जरूर दीजिए। जैसे पहला प्रश्न क्या है, पार्टियों का जो सम्मेलन COP जो 14 है कब में पारा पर मिनीमाता सम्मेलन निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया गया है। वेयर वॉज द मिनीमाता कॉन्फ्रेंस ऑफ द मरकरी इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP4 हेल्ड। कहाँ किया गया है, जापान, इंडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए ताकि आप लोग एक्टिव मोड में काम कर सके। और अब यही सब प्रश्न आपको करंट में मिलेगा देखने को। देखिएगा जब भी प्रश्न आप एग्जाम हॉल में जाइएगा, अगर प्रश्न होगा तो इसी रूप से हो सकता है। COP4 कहाँ था, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि किस रूप से प्रश्न, कौन कौन से पार्ट से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बात करते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, दूसरा नंबर प्रश्न है आप लोगों को, इसका कमेंट में आप लोग बताइए। भारत भाग्य विधाता मेगा जो लाल किला महोत्सव का उद्घाटन निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया। प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी, जावेद अख्तर, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग सही बताइए। भारत भाग्य विधाता मेगा रेड फोर्ट फेस्टिवल वाज द जो लॉन्च भी किया गया है बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग। इनॉग्रेशन जो किया गया वो किनके द्वारा किया गया है, प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी, जावेद अख्तर, नन ऑफ द एबव। तो आपको आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में, इसमें फॉर्मेट है, आप लोग को आंसर नहीं दिया जाता है, कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो भी एक्टिव स्टूडेंट है जरूर देते होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तीसरा नंबर प्रश्न पर क्या है। तीसरे नंबर प्रश्न पर है, विश्व रंगमंच या थिएटर दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। 22 मार्च, 25 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च। वर्ल्ड थिएटर डे जो ऑब्जर्व एवरी ईयर इन द विच डे। आपको 20 मार्च, 24 मार्च, 27 मार्च या 28 मार्च कब मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। सारे पर आप लोग बता चुका है, इस पर एक्सप्लेनेशन किया जा चुका है, तो कोई टफ वर्क नहीं है। तो आप लोग देखिए और इसका आंसर दीजिए। यही सब प्रश्न आपको वहाँ पर एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है निम्नलिखित में कितने अवधि के लिए लागू किया गया। वर्ष 2014 से 21 तक, 15 से 22, 16 से 23, 17 से 24। तो द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM जो है वाज द इम्प्लीमेंटेड फॉर द हाउ मेनी पीरियड्स। वो कब से कब तक के लिए है। तो आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि आप लोग इसका भरपूर इंजॉय के साथ आप लोग इसका आंसर देते रहिए, ताकि आप भी एक्टिव मोड में काम करें। हमें भी पता चले कि आप लोग कौन कौन से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बेहतर काम कर रहे हैं। जो भी बेहतर रूप से है उनका रिजल्ट जरूर होगा, क्योंकि टू दी पॉइंट टू दी फैक्ट बात की जाती है यहाँ पर। नेक्स्ट है, IIT खड़गपुर में पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया। रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, जगदीप धनखड़, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी कौन सा होगा, इसका सही उत्तर कौन सा होगा, आप लोग ध्यान दीजिए कौन किनके द्वारा किया गया है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग देते रहिए आंसर। आज का जो करंट अफेयर था, महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो शामिल कर लिया गया है, उम्मीद करता हूं कि बहुत सी चीज़ें आप लोगों को कवर हुआ होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि और भी चीज़ें हम लोग साथ लोग जुड़ सके, ताकि और भी बेहतर तरीके से हम लोग काम कर सके। इसलिए टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से मेगा क्विज कराया जा रहा है। 10,000 प्रश्नों का मेगा क्विज, जरूर शामिल होइए। विजिट कीजिए www.iftis, और बहुत सी चीज़ें, करंट अफेयर्स, PIB, बहुत सी चीज़ें वहाँ आप लोग को फ्री दी जा रही है। तो ज़रूर वहाँ पर जाइए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना है, हिट बेल आइकन की दबाइए, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो इन सब चीज़ों को आप लोग करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हमारा सपोर्ट करने के लिए, देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग जल्द ही आप लोग के सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, शुभ रात्रि।